नमस्कार सारे समधी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा साथ ही में न्यायिक परीक्षाओं के महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी एवं अन्य दर्शकगण, मैं ध्रुव जानी ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला के तहत जो श्रृंखला मात्र और मात्र महत्वपूर्ण कानूनों को समर्पित है, जिन कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। आज इस विशेष श्रृंखला का 68वां लेक्चर है, जिसके तहत एक और कानून का हमें अध्ययन करना है। यह कानून दरअसल एक टैक्स के ऊपर है, टैक्स के स्ट्रक्चर ऊपर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। भारत में भी पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड भी इसकी पॉपुलैरिटी खासी है। और जैसे आपको दृश्यमान है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जिसे हम संक्षिप्त में जीएसटी के नाम से जानते हैं, या अगर हिंदी में बताए तो सेवा या वस्तु एवं जो है सेवा कर, हम इसे कह सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत में जीएसटी रिजाइम चल रहा है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वे बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुके हैं। प्लस यह भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है, जिसने अलग अलग सारे जो छोटे छोटे टैक्सेस थे, जो स्टेट की जो है दिशा में से थे या केंद्र की दिशा में से थे, उनको यूनिफाइड कर दिया है, उनको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का सिंप्लीफाइड रिजाइम है, जिसकी टेक्निकलिटीज, जिस कानून की जो है टेक्निकलिटीज हमें देखनी है। क्योंकि जैसे मैं हम हमारे नॉर्मल सेंसेस में बोलते हैं कि भाई जीएसटी जो है वो भारत में लागू हुआ, तो कोई टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही लागू नहीं होता, उसके पीछे ऐसे महत्वपूर्ण कानून होते हैं। ठीक है, कानूनी उसे एक जो है उसकी पृष्ठभूमि होती है, या उसे एक स्टैट्यूटरी बैकअप या बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये जीएसटी का स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड है, यह कानून है जिसको हम हमारी यह सेम मॉडल्स ऑपरेंडी से, जिस मॉडल्स ऑपरेंडी से यह हमें सीरीज को आगे चला रहे हैं, उसी में देखना है। जिसके तहत सबसे प्रथम इसका परिचय लेंगे, फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, फिर इसके उद्देश्यों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रावधान, जो प्रमुख प्रावधान यहाँ इसमें निहित है उनको देखना है, और अंत में इस कानून की आलोचना एवं इसके महत्व को भी समझना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। मगर उससे पहले, जैसे कि आपको यहाँ दृश्यमान है कि इस साल आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और भारतीय सरकार बहुत ही धूमधाम से मना रही है। प्लस अगर एकेडमिक की दृष्टि से देखें तो हम भी इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं, और आज 75वें वर्ष में जो महत्वपूर्ण कानून है, जो बने, जो लागू हुए, जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो यह पूरी सीरीज जो है वो 75 साल यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को ही समर्पित है। और इसके तहत यह पुस्तक पर आधारित, जो कि हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध है। ठीक है, ये पुस्तक है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है। सिविल सर्विसेज के छात्रों को उनकी ज़रूरतों को, परीक्षा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ ये पुस्तक जो है वो डिज़ाइन की गई है, फ्रेम की गई है। और इसके तहत ही हम अलग अलग जो कानून होते हैं उनकी प्रति लेक्चर या प्रति उपाख्यान चर्चा करते हैं। साथ ही यह पूरा पुस्तक 12 भागों में विभाजित है। ठीक है, अलग अलग जो है विभाजन में कुल 120 कानून यहाँ समझाए गए हैं। ठीक है, जिनको लेकर हम लोग आए हैं, लगभग हम लोग इस सफर में आधे तक पहुंच गए हैं। साथ ही आज हम लोग भाग 8 के ऊपर खड़े हैं। यह भाग इश्यूज, ऐसे इश्यूज को एड्रेस करता है जो कि अर्थतंत्र में हो या जो है अर्थशास्त्र के हो। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक अर्थतंत्र का ही मुद्दा है। कर व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, टैक्सेशन सिस्टम, और उसमें भी अप्रत्यक्ष टैक्सेशन सिस्टम या अप्रत्यक्ष कर प्रक्रिया या पद्धति। ठीक है, जीएस पेपर 3 के साथ हम इस मुद्दे को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी जो है वो जो है उसमें निहित है। जीएस पेपर 3 में, यानी कि सामान्य अभ्यास का तीसरा पेपर, मुख्य परीक्षा के सिलेबस के जो है अधीन। ठीक है, तो यहाँ ये मुद्दे को हम वहाँ जोड़ सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये चर्चा उपयोगी है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, क्योंकि यहाँ तथ्यात्मक माहितियाँ जो है वो तो आती ही रहेंगी, मगर मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ क्रिटिसिजम्स, अलग अलग कानूनों के, उनके महत्व, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में चर्चा होती है, जो कि अपने आप में थोड़े ज़रूरी होते हैं, उपयोगी होते हैं। और इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी यह चीज़ें जो है वो डायरेक्टली बहुत ही यूजफुल रहती है। तो अब हम हमारी चर्चा शुरू करेंगे, मगर उसके पहले एक और जो है मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन अभ्यर्थियों के पास, जिन जिन महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों के पास यह बुक फिजिकली उपलब्ध नहीं है,
तो उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यह सारा कंटेंट जो है, जो कि हमारे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है, भले हमने आधार लिया है इस पुस्तक का, मगर फिर उसको जो है कस्टमाइज़ किया है, उसे डिज़ाइन किया है, और वो सारी चीज़ें growthmounteducation.com के ऊपर आपको उपलब्ध रहेगी। ठीक है, न केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए, मगर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए भी पूरा का पूरा अनुवादित कंटेंट, पूरा का पूरा हिंदी में अनुवादित कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वो आज ही विजिट कीजिए। अब शुरू करेंगे हमारी यहाँ मूल चर्चा, जो कि हिंदी में रहेगी। यहाँ चीज़ें जो है वो जो रेफरेंस के लिए जो चीज़ें लेंगे हम लोग, वो इंग्लिश में रहेगी, मगर यहाँ हमारी चर्चा जो है वो लगभग 80% से ऊपर हिंदी में ही रहेगी। तो अब शुरू करेंगे। शुरुआत इंट्रोडक्शन से होगी। आमतौर पे चीज़ों को हम लोग माइंड मैप से समझते हैं, मगर यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा विभिन्न है, तो इसे हमें लीनियर डिस्क्रिप्शन के जो है मोड में ही समझना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन में प्रथम बिंदु कहा गया है कि द गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 यानी कि GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच रिप्लेस मल्टीपल टैक्स रिजाइम या मल्टीपल टैक्स रिजाइम that were present in India including value added tax यानी कि VAT, excise duty, service tax etc. तो यह एक प्रकार का, सरल रूप से यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आमतौर पे दो प्रकार के कर होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आयकर, इनकम टैक्स, जो एक व्यक्ति के पास से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, और दूसरी बाजू है अप्रत्यक्ष कर, जो कि कस्टमर या जो है कोई ऐसे एक विशेष व्यक्ति के पास से नहीं वसूला जाता, मगर पूरी चेन के पास से अलग अलग मात्रा में, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है उतनी उतनी मात्रा में उनके पास से लिया जाता है। वो सारी टेक्निकलिटीज हमें यहाँ आज समझनी है, मगर फिलहाल यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसने कई सारे ऐसे प्रत्यक्ष कर को अपने में सम्मिलित कर लिया, अपने में जो है विसर्जित कर लिया, जिनमें मुख्य है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे हमें मालूम है कि प्रति राज्य का एक अलग वैल्यू एडेड टैक्स होता था, प्रति राज्य का। ठीक है, तो वो सारे टैक्स जो रिजाइम्स थे अलग अलग राज्यों के, उसको ध्वस्त कर दिया और उन सारी चीज़ों को यहाँ GST में ही सम्मिलित कर दिया। दूसरा एक्साइज ड्यूटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है, ठीक है, उसको भी यहाँ GST के अंदर जो है सम्मिलित कर लिया। और आखिरी में सर्विस टैक्स, जो कि सेवा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी अब GST के तहत निहित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारे ऐसे छोटे छोटे अप्रत्यक्ष करों को, या ऐसी जो है पूरी जटिल जो है एक मैकेनिज्म कह सकते हैं, एक नेटवर्क कह सकते हैं, जटिल नेटवर्क, उसको सिंप्लीफाई करने का काम यहाँ GST ने किया है। देन आफ्टर GST वाज बॉट टू सिंप्लीफाई द टैक्स रिजाइम। यस, जो टैक्स रिजाइम भारत में जो जटिल था, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए यहाँ GST को लाया गया, उसका अमल किया गया है। इन द कंट्री बाय यूनिफाइंग ऑल indirect taxes on goods and services that were earlier levied at different points and by different states across the country. Yes, तो अलग अलग बिंदु पर जो पूरी सप्लाई चेन होती है, किसी भी गुड की, किसी भी जो है सर्विस की, ठीक है, तो वो पूरी सप्लाई चेन में अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पहले टैक्स वसूला जाता था, अलग अलग नाम से, जो है एक्साइज के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से, या आप कह सकते हैं कि हमने जो देखा वेट के नाम से। ठीक है, फिर ऐसा एक सेंट्रल वेट था। तो यहाँ GST के द्वारा सबसे प्रथम तो सारे टैक्सेस जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों के द्वारा लगाए जाते थे, उनको पहले तो ध्वस्त कर दिया गया, और वो सारी चीजें एक कंप्यूटेशन करके, कैलकुलेशन करके यहाँ GST के तहत ला दी गई, और GST के रेट्स जो है वो भी सेट कर दिए गए। देन आफ्टर GST इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देखिए 3 शब्द है यहाँ, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव सबसे प्रथम तो, यानी कि व्यापक मात्रा में सारी चीजों को जो है उसमें समाहित कर देने वाला। मल्टी स्टेज, ये भी मल्टी स्टेज है, अलग अलग स्तर पर जो सप्लाई चेन होती है उसमें अलग अलग स्तर, अलग अलग एजेंट्स में या एजेंट्स के स्तर पर यहाँ ये GST लगाया जाता है, वसूला जाता है।
एंड इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एज वेल। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें यहाँ समझनी है। व्यापकता तो हमने समझ ली, हमने देख ली कि भाई लगभग लिकर, पेट्रोल, डीजल जैसी कुछ चीजों को छोड़ के बाकी की सारी चीजें जीएसटी के तहत जो है जीएसटी ने सारी चीजों को सम्मिलित कर लिया है। ये बात तो यहाँ तय हो गई। तो कॉम्प्रिहेंसिव तो ये है ही है। मल्टी स्टेज, जैसे मैंने बताया कि सप्लाई चेन है किसी भी गुड की, और 3 मीडिएटर्स है। ठीक है, दिस इज द एंड कस्टमर, दिस इज प्रोड्यूसर। तो ये पूरी सप्लाई चेन है। तो यहाँ अलग अलग स्टेज पर जहां जहां वैल्यू एडिशन होगा, जहां जहां वैल्यू एडिशन होगा किसी भी वस्तु में, वहां वहां उस मात्रा में, जिस मात्रा का वैल्यू एडिशन हुआ है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। तो किसी एक बंदे के ऊपर, सप्लाई चेन में आप देखिए तो किसी एक के ऊपर पूरे के पूरे टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट एक्टर्स ऑफ द सप्लाई चेन, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो ये इसका मैकेनिज्म है और इसलिए इसे मल्टी स्टेज कहते हैं। रही बात डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की, तो आमतौर पे भारत में जो टैक्स होते थे वे सोर्स टैक्स होते थे। ठीक है, कि किसी भी राज्य में, सपोज आप समझ लो कि गुजरात राज्य में जो ग्राउंडनट ऑयल है उसका भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, बाहर के राज्यों में, इनफैक्ट बाहर के देशों में भी जाता है, मगर फिलहाल हमें मात्र और मात्र जो हमारा इंटरस्टेट ट्रेड है वो देख के हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड किसे कहते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे फिलहाल। तो गुजरात में से ग्राउंडनट ऑयल जो है वो बाहर मैन्युफैक्चर होकर जा रहा है। से फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में जा रहा है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऐसे कुछ राज्यों में जा रहा है। तो आज दिन तक क्या होता था, यानी कि प्री जीएसटी रिजिम में टैक्स जो है वो सोर्स स्टेट को मिलता था। यानी कि यहां इस केस में कंजप्ट चाहे कहीं भी हो, भारत के कोई भी राज्य में कंजप्शन उसका हो, मगर यहां जो फायदा मिलता था वो सोर्स स्टेट को मिलता था, और वो था गुजरात इन दिस केस। ठीक है, अन्य राज्यों को जहां कंजप्शन होता था, अच्छी मात्रा में कंजप्शन होता था, उन्हें उसमें से कोई फायदा नहीं मिलता था, कोई टैक्स शेयर नहीं मिलता था। तो यहां जीएसटी में यह बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। इट चेंज द एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम फ्रॉम सोर्स बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, तो ये बात यहां हमें याद रखनी है और समझनी है, ये इसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। यह बात रही इंट्रोडक्शन के तीसरे बिंदु की। अब उसके पश्चात देखें तो जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसका जिक्र मैंने किया। देखिए यहां कुछ एग्जाम्पल के साथ ये 2 शब्दों को समझाने का प्रयास किया गया है जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वन इज मल्टी स्टेज एंड सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। दोनों को समझने का प्रयास किया है। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वही है, फिर भी वी विल गो थ्रू इट ताकि एग्जाम्पल की मदद से चीजों को और स्पष्ट किया जा सके। जिनमें सबसे प्रथम है मल्टी स्टेज टैक्स means if an item goes through multiple agents or actors in its production and in supply chain, then starting from the person who initially begins producing the good yani ki producer to the person who finishes the product is levied a tax in accordance to whatever value addition happens to the product. Yes, तो value addition is the key. ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी उसकी जो पूरी की पूरी जो निर्माण श्रृंखला है, या पूरी की पूरी जो या विक्रेताओं की श्रृंखला है, या सेलर्स या एजेंट्स जो चेन है, सप्लाई चेन है, ठीक है, तो उन सब पर जहां जहां कहीं भी वैल्यू एडिशन होगा वहां वहां उनके ऊपर जिस मात्रा में वैल्यू एडिशन हुआ है उसके प्रोपोर्शन पर टैक्स उनके ऊपर लेवी होगा। उनके द्वारा जो है भारत सरकार को जीएसटी के रूप में उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। नोट, यहाँ एक नोंद दी गई है और उसमें बताया गया है कि वैल्यू एडिशन हियर रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एज इट मूव्स हायर अप इन द सप्लाई चेन। यस, यहाँ कहा गया है कि भाई वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्यांकन में वृद्धि या मूल्य वृद्धि, यानी कि इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे जैसे उसकी सप्लाई चेन, उसकी जो प्रोडक्शन चेन है, उसमें जो मटेरियल है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा
वैसे वैसे उसमें वैल्यू एडिशन होता जाएगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसेस, इट इज़ गोइंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है। और जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होगा वहाँ वहाँ जो है जीएसटी, आई एम सॉरी नॉट वैट बट जीएसटी की वसूली की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉटन बिकम्स स्पन यार्न, यानी कि जब कॉटन जो है वो जब धागों का रूप लेता है, ठीक है, कापड़ बनने से पहले, तो इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज। देखिए क्लॉथ बनने की प्रोसेस अगर हम बेसिकली देखें सिंपली, तो सबसे प्रथम तो कॉटन रहता है, फिर उसमें से यार्न यानी कि धागे बनते हैं, और आखिरी में उसमें से क्लॉथ बनता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, ठीक है। वैसे तो इसमें जटिलता है, मगर यहाँ आज जीएसटी कैसा वर्क करता है वो समझने के लिए इतनी जो प्रोसेस है वो काफ़ी है। तो कॉटन, अब उसमें से यार्न बना, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई, केमिकल तो नहीं मगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई, तो वैल्यू एडिशन हुई। यहाँ यार्न में से फिर से इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लॉथ, धागे में से उसने कापड़ का रूप धारण किया, तो बिना कुछ किए तो नहीं किया होगा। देयर शुड बी ए प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस इन विच सम वैल्यू इज एडेड, ठीक है, तो यहां भी वैल्यू एडिशन हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर जहां जहां वैल्यू एडिशन होता जाता है वहां वहां वेट की वसूलात होती है, उसे मल्टी स्टेज कहते हैं। तो ये एक उदाहरण की बात रही। उसके पश्चात देखें तो कहा गया है कि सो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिवली टैक्सेस दिस वैल्यू एडिशन टू एंश्योर एवरी एजेंट इन द सप्लाई चेन पेज द रिलेवेंट टैक्स। तो इस प्रकार से यह जो पूरी व्यवस्था है वो बहुस्तरीय है, यानी कि मल्टी स्टेज है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन चेन हो, दोनों के ऊपर रिलेवेंट प्रोपोर्शन में जीएसटी जो है वो अलग अलग स्तर पर वसूला जाएगा। जहाँ जहाँ कहीं भी वैल्यू एडिशन होगी, जिस प्रमाण में वैल्यू एडिशन होगी उस प्रमाण में जीएसटी की वसूली होगी। ये बात रही मल्टी स्टेज की। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मीन्स देखते हैं, दो बिंदु में समझने का प्रयास किया है। इट इज द फाइनल कंज्यूमर हु ऑल्सो पेज द टैक्स ऑन द फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट। यस, ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र जो विक्रेता है या जो निर्माणकार है, जो मैन्युफैक्चरर है या जो डीलर है, उनके द्वारा ही यह टैक्स भरना है, मगर सप्लाई चेन का भाग तो एंड कस्टमर भी है, आप और हम भी है, मैं भी हूँ, आई मीन, ठीक है। तो हमें भी चीज़ों को खरीदते वक्त हमें भी हमारा जो पोर्शन है जीएसटी पोर्शन वो पे करना पड़ता है सरकार को। वही यहाँ बताया गया है। इफ ए प्रोड्यूस्ड इन स्टेट एक्स, यस, कुछ चीज जो है वो एक्स स्टेट में प्रोड्यूस हुई बट सोल्ड इन स्टेट वाई, then the tax is paid to state Y, which ensures that the state in which consumption took place benefits from it. Yes, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड हुआ, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि प्री जीएसटी रिजाइम में इट वाज अ सोर्स बेस्ड सिस्टम। तो जहां कहीं भी उसका उत्पादन जो है होता था, उसको, उस राज्य को या उस प्रदेश को टैक्स का बेनिफिट मिलता था। देयर वाज नो आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, यह आइडिया जीएसटी के द्वारा लाया गया है। तो ये बात रही यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की। अब आगे देखें तो ये बात रही अब तक की इंट्रोडक्शन की इस कानून के बारे में, कि यह जो कानून है या जो ये टैक्स रिजाइम है, जो रिजाइम इस कानून से बना है वो वर्क कैसे करता है, उससे हमने एक संक्षिप्त रूप में, एक सरल रूप में समझने का प्रयास किया। अब इस कानून की पृष्ठभूमि देखनी है, 4-5 बिंदु है, इसलिए माइंड मैप की मदद से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे एक एक बिंदु के तहत, जिसमें सबसे प्रथम है जीएसटी एक्ट केम आउट इन द ईयर 2017 बट आइडिया इटसेल्फ इज मोर देन 2 डिकेड्स ओल्ड। यस, कहा गया है कि 2017 का यह कानून है, नया कानून है, मगर इसका विचार जो है कि क्या भारत में जीएसटी का अमलीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो वो विचार जो है वो 2 दशक से चल रहा है। ये बात यहाँ सबसे प्रथम बिंदु में कही गई है। दूसरा बिंदु कहता है कि इन 2000 ए कमिटी वाज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। ठीक है, विजय केलकर की अध्यक्षता में 2000 में सरकार ने, भारतीय या केंद्रीय सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिनको यह कार्य दिया गया था टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए जीएसटी। यस, उनको जो है एक टास्क दिया गया था कि भाई आपको संभावनाएं देखनी है कि क्या भारत में जीएसटी का अमलीकरण जो है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है,
और उन्होंने सरकार को अनुशंसाएं दी अपने अभ्यास के बाद। पास्ट 2 decades विटनेस द हाई पॉलिटिकल ड्रामा ऑन ए मैटर। यस, जब से यह कमेटी का गठन हुआ है तब से इसके ऊपर जो राजनीतिक सियासत है वो शुरू हो गई है। ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। फाइनली इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एबल टू पुश फॉर द लेजिस्लेशन ऑफ द जीएसटी एक्ट। यस, उस कमेटी ने बता दिया कि भाई भारत के ऊपर जीएसटी का अमलीकरण सकारात्मक है। भारत को अपने अर्थतंत्र को अगर सुधारना है तो जीएसटी का अमलीकरण कर देना चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश कई सारी सरकारें आई मीनवाइल, मगर उन सारी सरकारों ने जीएसटी के अमलीकरण का यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो है नहीं किया या वे करने से बचे। ठीक है, और यहाँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने यह चुनौती का जो है सामना किया, चुनौती को भी चुनौती दी और इसका अमलीकरण भी कर दिया। हालांकि इसका अमलीकरण कैसे हुआ, किस गुणवत्ता का हुआ, लूप होल्स इस कानून के, वो सारी एक अलग चर्चा है। मगर इसका अमलीकरण किया, यही सरकार ने किया, वो एक अलग चर्चा है। तो ये दो बात की भिन्नता है। अब इसके बाद देखें तो जीएसटी वॉज असर्ड इन टू क्रिएट ए न्यू एंड नोवेल टैक्स रिजिम इन द कंट्री। यस, जीएसटी एक बहुत ही नया किस्म का, अलग प्रकार का एक टैक्स रिजिम था या है इनफैक्ट, जो भारत ने अपने स्वाधीनता के पश्चात नहीं देखा था। तो वो यहाँ अब लागू होने जा रहा है। यह बात रही इसके पृष्ठभूमि की। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ एक ही इसका ऑब्जेक्टिव है जो कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी एक्ट इज टू मेक ए प्रोविजन फॉर द लेवी and collection of tax on goods and service that are levied either by the central or state government in India. Yes, तो यह कानून लाने का एकमात्र उद्देश्य है और वो उद्देश्य यह है कि जीएसटी नाम का एक अप्रत्यक्ष कानून कर जो है, एक अप्रत्यक्ष कर, वो पहले तो लगाना है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग सेवाओं के ऊपर, और उसे कलेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो बनाना है। तो ये दो मुख्य उद्देश्यों के साथ यह कानून यहाँ लाया गया था भारत में, इसे संसद में पारित किया और आखिरी में इसको 2017 में लागू भी कर दिया गया। अब इसके कुछ मुख्य प्रावधान देखने हैं। वैसे तो ये बहुत ही जो है लंबा चौड़ा कानून है, मगर परीक्षा दृष्टि से चीज़ों को समझने के लिए, कंसेप्चुअल जो तरीके से चीज़ों को समझने के लिए यहाँ जो सारी माहितियाँ हैं वो पर्याप्त है। तो इसीलिए इन माहितियों के तहत हम लोग जो मूलभूत जो आज का उद्देश्य है इस हमारी श्रृंखला का या इस आज के उपाख्यान का, वो हासिल करने का प्रयास करेंगे, और वो है एक समझ। देखेंगे सबसे प्रथम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान है। इस कानून के मुख्य प्रावधानों में सबसे प्रथम इसके जो है प्रशासन के लिए, कि यह जीएसटी का जो रिजाइम है उसका प्रशासन दरअसल कैसा रहेगा, किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाएगा, वो बात यहाँ कही गई है। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, along side any other classes of officers it deems fit for running the GST regime in the country. Yes, so this will be the hierarchy for entire GST council. काउंसिल तो नहीं कह सकते, मगर एंटायर जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसका जो है स्ट्रक्चर है, जिनमें सेंट्रल चीफ कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक ऐसे सारे पद, अलग अलग पदाधिकारियों को केंद्र सरकार जो है वो नियुक्त कर सकती है जीएसटी रिजिम को चलाने के लिए। वो यहाँ प्रथम बिंदु कहता है। दूसरा बिंदु कहता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, कर जो है वो चीजों के ऊपर लादना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाके उसकी वसूलत की जा सकती है। द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट एक्सटेंड टू ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड फॉर कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी। यस, वाणिज्यिक दृष्टि से किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो खरीद हो, चाहे वो बिक्री हो, चाहे वो जो है रेंट हो, लाइसेंस जो है अदली बदली करने की बात हो,
या यहाँ कहा गया है कि ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, किसी भी किस्म का एक्सचेंज हो, वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी जो है वो लागू होगा, वो यहाँ बताया गया है। उसके बाद इट ऑल्सो अप्लाइज टू इंपॉर्टेंट सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, यह अन्य सेवाओं के ऊपर भी लागू है। ये तो बात रही वस्तुओं की, मगर सेवाओं के ऊपर भी जीएसटी जो है वो लागू होगा। सेवाओं के ऊपर भी सरकार के द्वारा जीएसटी की वसूलात की जाएगी। तो ये बात रही लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की, प्रथम 2 बिंदु। फिर तीसरा बिंदु कहता है कि ए सेंट्रल जीएसटी अप्लाइज टू ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम लोग संक्षिप्त में सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, कहा गया है कि ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज, जिसका जो है हमने एग्जाम्पल का जिक्र किया कि गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल जो उत्पादन उसका जो होता है, जो उसका निर्माण होता है, वो भारत के अलग अलग राज्यों में बिकता है, कंजप्ट होता है। तो दिस इज इंट्रास्टेट ट्रेड। तो सारी इंट्रास्टेट चीज़ों के ऊपर, सेवाओं के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा और वो होगा सेंट्रल जीएसटी। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर पर्सनल कंजप्शन, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें एग्जम्प्टेड है जीएसटी के कलेक्शन, जो है जीएसटी के कवरेज में से। और ये लिस्ट जो है वो बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा है। उसके बाद द स्टेट जीएसटी एक्ट कवर्स ऑल इंटरस्टेट एक्टिविटीज ऑफ द कॉमर्स। देखिए, ये इंट्रास्टेट, विद इन या अमंग स्टेट्स कह सकते हैं, विद इन तो कहना उचित नहीं है, विद इन यहाँ आएगा। यह अमंग स्टेट्स है, अक्रॉस स्टेट्स है, और ये विद इन स्टेट है। और विद इन स्टेट में एसजीएसटी लागू होगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई भी उत्पाद, कोई भी सेवा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वहाँ कंजप्ट हो रही है, वहाँ बिक रही है, तो उसके ऊपर एसजीएसटी लागू होगा। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो पावर टू exempt people from taxes if it finds it necessary to do so in the public interest। yes, तो ये तो एक वीटो पावर जैसा है, जो कि आमतौर पे सरकार के पास होता ही है। जब उसको लगे कि जनहित में ऐसा कोई जो है व्यक्ति को या ऐसी कोई चीज को टैक्स फ्री कर देनी होगी, तो सरकार कर सकती है। तो वो तो एक सामान्य सी बात है। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, every person who is registered to pay a GST is entitled to take tax credit of input tax charged on supply of goods and service or both, which is to be used for the furtherance of business। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट माने आप विक्रेता है किसी भी चीज के, और किसी भी एक बिंदु पर आपने टैक्स पे कर दिया है, टैक्स पेड, ठीक है। तो वही चीज के लिए आपको मेरे वर्ड्स मार्क करने हैं। तो वही चीज के लिए अगर आगे टैक्स भरना पड़ेगा, तो यह विक्रेता को, जिसने यहां प्रथम बिंदु पर टैक्स सरकार को दे दिया है, वो यहां से दूसरे बिंदु पर से टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ ए रिफंड। सरकार के पास से वे टैक्स क्रेडिट यहां से ले सकते हैं, मगर एक चीज के ऊपर एक बार वो भरा होना चाहिए। देयर आर सम प्रीरिक्विजिट एलिमेंट्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सपोज आप समझ लीजिए कि कोई ए चीज है, वो अपनी सप्लाई चेन में जा रही है, ठीक है, और विक्रेता यहाँ कहीं है। इस पूरी सप्लाई चेन में कई सारे एजेंट्स हैं, कई सारे एक्टर्स हैं, मगर यह विक्रेता यहाँ है जिसकी हमें बात करनी है आज। तो ये सपोज गुड्स आई यहाँ, और यहाँ से वो आगे चली गई। इस विक्रेता ने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया अपनी बिजनेस चेन में, अपनी सप्लाई चेन में। तो सपोज यह ए चीज का एक बार उसने टैक्स भर दिया है, ठीक है, तो आगे चलकर जो ए के ऊपर टैक्स कलेक्ट होगा, उसमें से इसे अपने हिस्से का क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बार टैक्स पेमेंट नहीं होगा, एक चीज पर 2 बार टैक्स की वसूली नहीं होगी। उसके लिए यह एक तंत्र यहाँ विकसित किया गया है। द साइड अकाउंट टेकन इन क्रेडिट इज टू बी डॉक्यूमेंटेड एज अ क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन विच इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट के अकाउंट में जो है इसकी नोंद की जाएगी, वो निजी व्यक्ति के खाते में। फिर उसके बाद देखें तो रजिस्ट्रेशन। एवरी सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट in the state or union territory where such a supplier makes a taxable supply for goods and service or both।
एंड देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख। यस, 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले, चाहे वो वस्तु का उत्पादन करने वाले हो, चाहे वो उसके विक्रेता हो, चाहे वो सेवा के विक्रेता हो, उन सारों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ये उसकी लिमिट है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यह लिमिट हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखें तो व्हेन सच ए सप्लायर ट्रांसफर्स बिजनेस टू समवन एल्स, द पर्सन टू हुम द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड इज देन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। यस, तो ये बात तो स्वाभाविक सी है। जब ट्रांसफर होता है तो नए ओनर को जो पहले से पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो गो थ्रू करनी पड़ती है, या जो फिर से उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सिंपली। फिर उसके बाद रिटर्न्स। Every person who is registered to pay a tax under this act is required to furnish electronically the details of outward supplies of goods, service of both of the taxes period, and such details should be communicated to the recipient of the side supplied within the time prescribed by the act. Yes, तो रिटर्न भी यहाँ अनिवार्य है। और रिटर्न दरअसल कुछ नहीं होता है मगर एक बिजनेस का, एक वाणिज्यिक प्रवृत्ति का लेखा जोखा होता है। ठीक है, कि कहाँ से जो है रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आपका खर्चा है, कितना आपकी गुड्स की सप्लाई है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ निहित होती है, जो माहितियाँ, उसे रिटर्न कहते हैं। और ये लगभग प्रति माह इन सारे जो है एसएससीज को रिटर्न अपलोड करना पड़ता है विथ जीएसटी। फिर उसके बाद इवन द डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाई कंसर्निंग द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी फर्निश्ड व्हेनेवर द जीएसटी कमीशन और द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड्स इट। यस, तो इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न भी जब चाहे, जब वे चाहे, आई मीन जब वे मांगे, जीएसटी हो, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो, सेंट्रल हो या यूनियन टेरिटरी का हो, तब प्रोड्यूस करने होते हैं सारे एसएससीज को। ऐसा रूल यहाँ ये कानून में निहित है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स। Every deposit that is made towards the taxes specified under this act and any interest, penalty, fee or other amounts should be credited to the electronically cash ledger of such a person. The amount available in this electronic cash ledger may be used for making any payment toward the GST or any output tax as may be prescribed by the government. If there is any amount left in the electronic cash register of a person after paying all the relevant tax under this act, then the same will be refunded to the person. Yes, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है वो यहाँ मेंटेन किया जाएगा सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें उस व्यक्ति का पूरा जो टैक्सेशन कंप्यूटेशन है वो उसमें रहता है। और जब सारे टैक्सेस जो है, सारे टैक्सेस की भुगतान हो गई है, फिर भी कुछ रकम बाकी है, तो सरकार के द्वारा उसको रिफंड के रूप में फिर से जो है वापस कोई भी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी सिस्टम है। फिर असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। द असेसमेंट मोड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट इज दैट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, इन दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शुड सेल्फ असेस द टैक्स पेएबल अंडर दिस एक्ट एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड। This self-assessed tax return can be scrutinized by the relevant officer under this act, and this officer can also ask the registered tax payee the method of their evaluation to check if the value is correct. Yes, तो यहाँ ये तो एक जो है डिपार्टमेंटल एक प्रक्रिया है जो कि यहाँ हमारे सामने है कि इसमें जो असेसमेंट की जो पद्धति है जो इस कानून ने जो है धारण की है वो है सेल्फ असेसमेंट की, यानी कि स्व मूल्यांकन की। और प्रति टैक्स पीरियड के लिए, प्रति कर समय के लिए टैक्स एसएससी को, टैक्स एसएससी यानी कि टैक्स भुगतान करने वाला, उनको एक सेल्फ असेस्ड रिटर्न पूरा का पूरा कंप्यूटेशन के साथ, इवैल्यूएशन के साथ अपने टैक्स पेमेंट का वो सरकारी या जीएसटी के साथ शेयर करना पड़ता है। तो ये यहाँ कुछ चीज़ें हैं। प्लस उसके ऊपर अगर कोई आपत्ति हो किसी भी रिलेवेंट ऑफिसर को जो है इन रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन, तो वो टैक्स एसएससी को फर्दर डिटेल्स के लिए भी बोल सकते हैं, उनकी जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस कानून में दी गई है। फिर उसके बाद अब हमें इसकी कुछ आलोचनाएं देखनी है, टीकाएं देखनी है, साथ ही में इसके कुछ महत्व के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करेंगे आलोचना से। कहा गया है कि जीएसटी स्टिल इन इट्स nascent stages, there have been several problems with its implementation. Yes, तो
कहा गया है, सबसे प्रथम टीका यही कही गई है कि जीएसटी जो है वो अपने जो है बाल्यावस्था में है, बाल्या, और अभी भारतीय सरकार या जीएसटी काउंसिल को इसे और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि फिलहाल इस कानून में काफ़ी सारे लूप होल्स है। तो ये इसकी प्रथम आलोचना है। दूसरी आलोचना कही गई है कि स्टेट हैव क्रिटिसाइज्ड द एक्ट फॉर नेगेटिवली इंपैक्टिंग फेडरलिज्म इन द कंट्री। यस, फेडरलिज्म, जहां 2 यूनिट होता है, एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, और अच्छे से अच्छा फेडरलिज्म तभी होता है जहां स्टेट के पावर्स, स्टेट का आवाज सेंटर के जितना हो। अगर सेंटर जो है वो सुपीरियर बनता जाएगा तो फेडरलिज्म लगभग लुप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ राज्यों के द्वारा यह टैक्स रिजिम के इंप्लीमेंट होने से जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रित हो गई है। ठीक है, जो आज दिन तक विकेंद्रित थी, क्योंकि आज दिन तक राज्य के कर जो थे वो राज्य के द्वारा ही लगाए जाते थे, राज्यों के द्वारा ही वसूले जाते थे, तो राज्यों के पास लिक्विडिटी थी। मगर अब सारा का सारा जो पैसा है वो सेंट्रल जीएसटी पूल में आता है। ठीक है, या जीएसटी पूल कह लीजिए, मगर वो सेंट्रल के हाथ में ही है। तो यहाँ फेडरलिज्म के कुछ तत्व जो है उसको हानि हो रही है, ऐसा राज्यों को लगता है। वो इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना भी कुछ इस तरीके की ही है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट्स आर ऑल्सो आर्ग्यूइंग अबाउट नॉट रिसीविंग एन एडिक्वेट शेयर ऑफ द टैक्स पाई। यस, तो ये तो होना ही है, क्योंकि आज दिन तक जो फिनेंशियल डोमिनेशन, जो फिनेंशियल लिक्विडिटी राज्यों के हाथ में थी, वो अब सेंट्रल के हाथ में हो गई है। और अब सेंट्रल जब चाहे जितना चाहे पैसा छोड़ सकता है राज्यों के लिए। राज्यों के द्वारा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मात्र और मात्र शिकायत की जा सकती है, जो यहाँ आलोचना के रूप में हमारे सामने है। और उनकी शिकायत ये है कि उनको अपना जो जेन्युइनली उनका जो टैक्स शेयर है, जो उन्हें मिलता रहता था आज दिन तक, वो इस जीएसटी रिजिम में नहीं मिल रहा है, तो वे लोग नाखुश है। ये इसकी तीसरी आलोचना। ये बात रही आलोचना की। दूसरी दिशा में हमें इंपोर्टेंस यानी कि महत्व के बारे में समझना है। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि जीएसटी सिंप्लीफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम इन द कंट्री। यस, तो ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, चाहे कितने भी लूपहोल्स हो, चाहे इंप्लीमेंटेशन कितना भी हिस्ट्री क्यों ना माने हम लोग, मगर फिर भी जीएसटी ने जो अप्रत्यक्ष कर का नेटवर्क था, जो बहुत ही जटिल था, उसे एकदम सरल बना दिया गया है। ये एक 100% तथ्य है। ये इसकी जो है पहली महत्व की बात। दूसरी बात है, दिस लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर एन अम्ब्रेला, यूनिफाइज द टैक्स रिजिम एंड प्रिवेंट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यस, तो ये इसकी दूसरी जो है महत्वता है। कहा गया है कि इट इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, यह कोई एक टैक्स नहीं है, मगर अपने में समाहित बैठा, अपने में कई सारे टैक्सों को समाहित करके बैठा यह एक यूनिफाइड टैक्स है। यूनिफाइज द टैक्स रिजिम एंड प्रिवेंट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट। यस, और कैस्केडिंग इफेक्ट को भी यहाँ ये कम करता है। हमें देखनी है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, और यहाँ ये इनडायरेक्ट टैक्स में, इनफैक्ट मल्टी स्टेज वाला टैक्स में ये देखने को मिलती है। देखेंगे ये क्या है। तो ये कुल मिलाकर बातें रही महत्व की। अब व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस देखेंगे। इट इज एन आउटकम ऑफ पुअरली डिजाइंड मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम। यस, तो मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम में जहां कहीं भी ये पुअरली डिजाइंड है, अच्छी तरीके से बनाया नहीं गया है, वहां ये देखने को मिलता है। तो जीएसटी तो हमारा मल्टी स्टेज है ही है, मगर ये कुछ अच्छी तरीके से डिजाइंड है, इसलिए भारत में भी कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो फिलहाल तो देखने को नहीं मिलती है। व्हाट आर दे? Cascading effect occurs when the governmental authority applies tax at every stage in a supply chain without any deduction of tax at an early stage. Yes, तो यहाँ डिडक्शन के बिना अगर प्रति स्तर पर सरकार के द्वारा टैक्स लेवी किया जा सकता है या किया जाता है, टैक्स लादा जाता है, तो ये हो सकता है। मगर अगर कंप्यूटेशन के साथ, अच्छे कंप्यूटेशन के साथ डिडक्ट करके अलग अलग स्टेज पर टैक्स लगाया जाए तो कैस्केडिंग इफेक्ट्स नहीं होती है। दिस ऑफन लेड टू इंक्रीज्ड प्राइस। यस, तो ये तो होना ही है, क्योंकि प्रति स्तर पर अगर टैक्स लगेगा और वो भी किसी भी प्रकार के कंप्यूटेशन के बिना कि भाई आगे कितना टैक्स पे किया है तो कितना डिडक्ट करना है, तो ये तो होना ही है। चीज वस्तुओं के, सेवाओं के भाव जो है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनका मूल्य बढ़ेगा। As a multiple agents in the supply chain end up paying a higher tax at each level instead of a proportional one. Yes, मगर हमने जीएसटी में देखा कि जीएसटी में
भले ही ये मल्टी स्टेज है, मगर जो अलग अलग स्टेज पर टैक्स लेवी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। जितना वैल्यू एडिशन किया है उसके प्रोपोर्शन में ही टैक्स लेवी होता है। तो ये हमारे जीएसटी का एक जो है एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, एक विशेष लक्षण कह सकते हैं। ये बात रही कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस की। अब जीएसटी जो भारत में आया, भारत तो बहुत ही देर से जागा इसे लागू करने के लिए, मगर विश्व में आज क्या परिस्थिति है जीएसटी को लेके वो हम लोग यहाँ संक्षिप्त में देखेंगे। साथ ही में आगे 101वां जो संविधान का जो संशोधन है उसे भी देखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे भी हमें यहाँ देखना है। सबसे प्रथम बिंदु है जीएसटी एंड वर्ल्ड। देखिए, विश्व में सबसे प्रथम बार जीएसटी का अमलीकरण करने वाला जो कोई राष्ट्र है तो वो यूरोपीय राष्ट्र है और वो है फ्रांस। ठीक है, आज की तारीख में देखें तो तकरीबन 202 अधिकृत देशों में से 140 देश में जीएसटी रिजाइम है आज। ठीक है, कहीं ड्यूअल जीएसटी है जो कि एक अलग सी थियरी है, अलग सी पद्धति है। ठीक है, जिसका जो है जिक्र, जिसके ऊपर चर्चा यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर 2-4 देश ऐसे हैं जहाँ ड्यूअल जीएसटी है, मगर कुल 140 देश में जीएसटी रिजाइम आज स्थापित है, जिनमें अब भारत भी शामिल है। हालांकि भारत का जो मॉडल है वो यूरोपीय नहीं है, मगर भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा का है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो देखेंगे यह 3-4 बिंदु में संक्षिप्त में विश्व और जीएसटी के बीच का संबंध। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम। इनफैक्ट मॉडल इज क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही यूरोप से हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस। Probably France was the first nation to imply goods and service tax regime. However, India has adopted the Canadian model of the GST system. फिलहाल 140 राष्ट्र के तहत जीएसटी है। राष्ट्र में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तावित है 140 नेशंस में। यह बात रही जीएसटी एंड वर्ल्ड की। अब जिस संवैधानिक संशोधन के तहत या जिस संवैधानिक संशोधन की मदद से जीएसटी भारत में लागू हुआ, हमारे जो है संविधान में कुछ फेरफार किए गए, जीएसटी की एंट्री हमारे संविधान में की गई, वो संशोधन है दरअसल 101वां। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंक्लूडेड जीएसटी इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको देखेंगे, उससे कौन कौन से जो अनुच्छेद है या आप कह लीजिए आर्टिकल है, जो सेक्शन है, जो धाराएं है वो जुड़ी, वो भी हमें देखना है, वो किस संबंधी है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यस, तो ये 101वां संशोधन है जिसने भारत में जीएसटी को अमली कर दिया 1 अप्रैल 2017 से। एक्ट इंट्रोड्यूस्ड न्यू आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, भारत के संविधान में इस संशोधन कानून ने, संशोधन जो अधिनियम ने कुछ धाराएं जोड़ी है या कुछ धाराएं हैं, जिनमें सबसे प्रथम है 246A स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस एक्ट्स। यस, विशेष प्रावधान सेवा एवं वस्तु कर संबंधी या वस्तु एवं सेवा कर संबंधी आप कह सकते हैं। 246A की बात रही। फिर 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। लेवी एंड कलेक्शन यानी कि टैक्स को लादना, उसकी वसूलात करना, वो दोनों 269A में निहित है। भारत के संविधान के यह अनुच्छेद है, भारत के संविधान की यह धाराएं है। इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड 279A गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ 279 से स्थापित हुआ। तो ये सारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के जो है यहाँ से प्रश्न निकल सकते हैं, ये सारी माहितियाँ उस प्रकार की है। हालांकि मुख्य परीक्षा में हम हमारे जवाब में अगर कहीं रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों का रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं, उससे हमारा जो जवाब है वो और प्रभावी बन सकता है। अब उसके पश्चात देखें तो बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया मेड 4 मेजर लॉज टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी। यस, तो पार्लियामेंट में जो है जीएसटी को लागू करने के लिए 4 कानून बनाए गए, उसको पारित किए गए, उनको लागू किए गए, तब जाके भारत में जीएसटी रिजाइम आज कार्यरत है, आज अमल में है। जिनमें सबसे प्रथम है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 यानी कि CGST।
फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, IGST, विच मीन्स सेंटर प्लस स्टेट। फिर जीएसटी कंपेंसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017 की, भाई आज जो राज्यों के जो कर संसाधन थे जिसके ऊपर आज सेंटर ने तराप मारी है, सेंटर ने आक्रमण किया है, तो अब वो संसाधन में से राज्यों को कितने मिलेंगे? जो पहले राज्यों को ही मिलते थे अब सेंटर को मिल रहे हैं, सेंटर के हाथ में जा रहे हैं, अब उनमें से राज्यों को कितने मिलेंगे उसके लिए भी एक अलग सा कानून यहाँ लाया गया है। और आखिरी में चौथा कानून है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट यानी कि UGST। ठीक है, तो ये 4 कानूनों की मदद से भारत में जीएसटी रिजाइम जो है वो आज अमल में है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो कि आज हमें यहाँ इस जो है उपाख्यान के तहत, इस 59वें उपाख्यान के तहत देखनी थी, जिसके तहत तो वस्तु एवं सेवा कर का हमने अध्ययन किया, एक परीक्षा लक्ष्य अध्ययन किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही हमारी चैनल यानी कि ग्रोथ माउंट यूपीएससी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जो घर बैठे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो न्यायिक परीक्षा के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ये श्रृंखला महत्वपूर्ण है ही है, मगर संधि सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो वास्तविक रूप से महत्वाकांक्षी है, उनको हम लोग यहाँ जो है एक प्रकार से संसाधन देते हैं। आप हमारी ग्रोथ माउंट यूपीएससी वाली यूट्यूब की चैनल जो है वो तो आप अटेंड कर ही सकते हैं, मगर साथ में हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हैं, वहाँ से अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। तो growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वो भी आज विजिट कीजिए। तो आज इतना ही, मिलेंगे इस श्रृंखला के अगले जो उपाख्यान में, जिसके तहत इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें एक और कानून का अध्ययन करना है जिसने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो। तो मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।